जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 की परीक्षा बहुत ही करीब में आ चुकी है। आज इस ज्योग्राफी सेक्शन का आप लोगों का अंतिम टॉपिक है। इसके बाद में आप लोगों को हिंदी, हिस्ट्री यानी इतिहास, और आप लोगों को पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन सब का इंग्लिश का अलग अलग मैराथन अब प्रोवाइड कराया जाएगा। टॉपिक वाइज नहीं दिया जाएगा। तो उन समस्त मैराथन को पाने के लिए अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, अपने मित्रों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। आज हम लोग देखेंगे जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास के बारे में। पेट में हाई स्कोरिंग के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना आपके लिए लाभदायक होगा मित्रों। इसमें आप टॉप 50 MCQs देखने को पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की वर्तमान जनसंख्या 2021 की जनगणना अनुमान अनुसार कितनी है। देखिए, 2021 में जनगणना नहीं हुआ था क्योंकि उस समय कोरोना काल था, इसीलिए यहाँ पर अनुमान अनुसार बताया गया है कि लगभग कितनी है। 121 करोड़ या फिर 131 करोड़ या फिर 139 करोड़ या फिर 144 करोड़। तो मित्रों, भारत की जो लगभग जनसंख्या है अनुमानतः 2021 के अनुसार वो 139 करोड़ है। आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है मित्रों कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है। 5 वर्ष के अंतराल पर, या 10 वर्ष के अंतराल पर, या फिर 12 वर्ष, या फिर 15 वर्ष। तो मित्रों, भारत में जो जनगणना होती है ये 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है मित्रों कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। पहली जनगणना 1857 में, या 1872 में, या 1881 में, या फिर 1901 में। तो मित्रों, भारत में जो पहली जनगणना हुई थी ये 1882 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और 1881 से नियमित हर 10 साल पर जनगणना होने लगा था। तो यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है मित्रों कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत, जिसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी भी कहा गया है, किसने दिया था। मतलब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किसने दिया, या जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। माल्थस ने, या फिर नॉटेस्टीन ने, या डार्विन ने, या बोसेरूप ने। तो मित्रों, जो ये सिद्धांत है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत, ये नॉटेस्टीन ने दिया है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है मित्रों कि भारत का जनसंख्या घनत्व 2021 अनुमान के अनुसार लगभग कितना है। जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है मित्रों, और वो भी 2021 के जनसंख्या के अनुमान के अनुसार की बात हो रही है। क्या 320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, या 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, या फिर 420 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, या 450 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो मित्रों, अगर हम जनसंख्या 2021 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का अनुमान देखें तो कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है मित्रों कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश 2023 तक कौन है। 2023 तक की बात हो रही है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। क्या भारत है, या चीन है, या फिर अमेरिका है, या फिर इंडोनेशिया है। तो मित्रों, 2023 तक अगर हम देखेंगे तो भारत है, 2011 तक देखेंगे तो चीन रहा है। भारत इस समय सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है मित्रों कि भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। गाँव में भारत का कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करता है मित्रों। 50%, या फिर 58%, या फिर 65%, या फिर 69%। तो मित्रों, 69% जनसंख्या, भारतीय जनसंख्या गाँवों में रहती है, और मात्र 31% जनसंख्या शहरों में रहती है। तो यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है मित्रों कि भारत की साक्षरता दर 2021 अनुमान के अनुसार कितनी है। 2021 अनुमान की बात हो रही है कि कितनी है।
भारत की साक्षरता दर, तो भारत की साक्षरता दर मित्रों क्या 69% है, या 74% है, या 77% है, या फिर 81% है। तो मित्रों अगर भारत की हम टोटल 2021 के अनुमान के अनुसार देखें तो भारत की जनसंख्या दर साक्षरता दर कितनी है? 77%, 77%। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है मित्रों कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत में सर्वाधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है मित्रों? बिहार में है, या पश्चिम बंगाल में है, या उत्तर प्रदेश में है, या फिर केरल में है? तो मित्रों जब जनसंख्या घनत्व की बात आती है सर्वाधिक, तो वो कहाँ की बात होती है? बिहार की। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भारत में है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है मित्रों कि भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में रही? मतलब सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर जो रही है वो कौन से 10 सालों के बीच में रही है? 1921 से 1931, या 1941 से 1951, या फिर 1951 से 1961, या 1971 से 1981? तो मित्रों जो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो 1971 से लेकर के 1981 के बीच में रहा है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है मित्रों कि भारत में जनसंख्या विस्फोट यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किस दशक से शुरू हुआ? कौन से दशक से जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी है भारत में? 1931 से, या 1941 से, या 1951 से, या फिर 1961 से? तो मित्रों ये कब से रहा है? तो ये 1951 से हुआ है। जब विश्व की बात होगी तो विश्व में 1921 से जनसंख्या वृद्धि शुरू हुई है। 1921 वाले को जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया गया है, लेकिन भारत में 1951 को सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है मित्रों कि भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड अवधि कब तक मानी जाती है? जनसांख्यिकीय लाभांश कब तक माना जाता है मित्रों? 2005 से 2035, या 2010 से 2040, या 2015 से 2055, या फिर 2020 से 2060? तो मित्रों ये माना जाता है 2010 से लेकर के 2040 तक। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 और 13 से पहले मित्रों अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहें। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि प्रवासन का सबसे बड़ा कारण क्या है? अच्छा प्रवास है क्या? प्रवास मतलब किसी दूसरे देश में चले जाना, किसी दूसरे स्थान पर चले जाना और वहाँ पर बस जाना, रहना। तो सबसे बड़ा कारण क्या है मित्रों? रोजगार है, या विवाह है, या शिक्षा है, या सामाजिक कारण है? तो मित्रों विवाह के लिए कोई कहीं जा कर के बसेगा तो ये हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं जाएंगे विवाह के लिए। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा एक कारण बन सकता है, लेकिन बहुत बड़ा कारण ये भी नहीं बन सकता, क्योंकि अब भारत में या लगभग हर देशों में दुनिया के शिक्षा की व्यवस्था ठीक ठाक हो रही है, सुधर रही है। सामाजिक कारण, हाँ ये हो सकता है सामाजिक दंगे वगैरह अगर हों, लेकिन ये भी बहुत बड़ा कारण यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हर जगह हर समाज में बार बार दंगे या ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं। हर देश ने अपने अपने लिए कानून बनाए हैं। लेकिन रोजगार मित्रों ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक हो जाती है वहाँ पर सरकार रोजगार देने में विफल हो जाती है। तब लोग रोजगार के लिए जैसे किसी दूसरे शहर में जाते हैं या फिर दूसरे देशों में चले जाते हैं और वहाँ पर बस जाते हैं या वहीं पर अपना रोजगार चलाने लगते हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है मित्रों कि भारत में महिला प्रवासन का प्रमुख कारण क्या है? भाई महिला प्रवास करके क्यों चली जाती हैं? शिक्षा, या फिर रोजगार के कारण, या विवाह के कारण, या सुरक्षा के कारण? तो मित्रों अगर भारत में देखा जाए तो जो भारतीय समाज है ये कैसा है? ये पुरुष प्रधान है। यहाँ पर जब किसी महिला की शादी होती है तो वो अपने पुरुष के घर में जा कर के रहती है। कोई भी बालिका हो तो कहाँ जाती है? तो अपने पुरुष के, अपने उस पति के घर में जा कर के रहती है। तो अगर मान लीजिए कोई किसी दूसरे स्थान का व्यक्ति हुआ और महिला दूसरे स्थान की है, तो महिला का जो प्रवास का, भारतीय महिला के प्रवास का कारण सबसे बड़ा होगा वो विवाह होगा। और विवाह यहाँ पर आपका सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 बात करें मित्रों, 15 क्या है? विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है या कितना है?
विश्व की पूरी जनसंख्या में भारत का कुल कितना प्रतिशत योगदान है मित्रों? क्या 12% है, या 16% है, या 18% है, या 20% है? अर्थात विश्व में कुल जितनी जनसंख्या है उसमें कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत की है? तो मित्रों इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो भारत की कुल जनसंख्या 18% जनसंख्या विश्व की जनसंख्या में योगदान है। प्रश्न संख्या 16, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रवासी श्रमिक विदेश भेजता है? भारत में कौन से राज्यों से मित्रों सबसे अधिक प्रवासी जाते हैं विदेशों में? क्या उत्तर प्रदेश है, या बिहार है, या केरल है, या पंजाब है? तो मित्रों सबसे अधिक जहाँ की जनसंख्या होगी वहीं से लोग सबसे ज़्यादा जाएंगे, अर्थात रोजगार के लिए जाएंगे। तो इसमें अगर देखें तो आपका उत्तर प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। लेकिन विदेश की बात हो रही है, देखिए उत्तर प्रदेश से प्रवासी निकलते हैं, लेकिन कहाँ के लिए? अलग अलग राज्यों के लिए। लेकिन जब यहाँ विदेशों की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा विदेशी जाते हैं केरल से, इसलिए आपका सी वाला विकल्प मित्रों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि में कार्यरत है? मतलब जो कार्य करने वाली जनसंख्या है उसमें से कितने प्रतिशत लोग कृषि में कार्यरत हैं मित्रों? 38%, या फिर 42%, या फिर 47%, या फिर 51%? तो मित्रों भारत की अगर कार्यशील जनसंख्या को देखा जाए तो उसमें से 51% जनसंख्या कृषि में कार्यरत है। डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है प्रवासन का पुश फैक्टर किसे कहते हैं? पुश फैक्टर, पुश मतलब क्या होता है? ढकेलना, और फैक्टर मतलब तर्क या कह सकते हैं तथ्य, यानी कि प्रवास के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाला कारण क्या है? जो प्रवासन को आकर्षित करता है, या जो प्रवासन को मजबूर करता है, या जो प्रवासन को रोकता है, या फिर जो प्रवासन को सुरक्षित करता है? तो मित्रों जाहिर सी बात है कि कोई भी प्रवास करने के लिए, जैसे मान लीजिए अपना घर, अपना समाज, अपने परिवार पूरा छोड़ करके अगर जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो मजबूर है, वो आकर्षित नहीं है मित्रों। आकर्षित होगा तो हमेशा के लिए नहीं जाएगा, कुछ दिन घूमने टहलने जाएगा, लेकिन अगर हमेशा के लिए जा रहा है तो वो मजबूर है, इसलिए आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है मित्रों कि भारत की कौन सी नदी घाटी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाली है? कौन सी नदी घाटी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाली है मित्रों? गंगा नदी घाटी, या ब्रह्मपुत्र, या नर्मदा, या फिर गोदावरी? तो मित्रों अगर हम बात करें कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाली नदी घाटी, तो ये गंगा है, क्योंकि गंगा उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों से होकर के गुजरती है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है, इसलिए ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है मित्रों कि विश्व की कुल शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत एशिया में निवास करता है? मतलब जो शहरी जनसंख्या है उसका कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करता है? 40%, या फिर 45%, या 50%, या 55%? तो मित्रों विश्व में जितनी भी जनसंख्या है उसका 55% जनसंख्या एशिया के शहरों में निवास करता है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो शहरी जनसंख्या की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है मित्रों कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या अरुणाचल प्रदेश है, या सिक्किम है, या फिर नागालैंड है, या फिर गोवा है? कौन सा देश है, कौन सा राज्य है मित्रों? तो अगर भारत में बात करेंगे तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है मित्रों कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, या बिहार में, या उत्तर प्रदेश में, या फिर पश्चिम बंगाल में? तो मित्रों सबसे अधिक जनसंख्या भारत में उत्तर प्रदेश वाले राज्य में है, यानी सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक साक्षर है? यानी सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है मित्रों? केरल है, या फिर गोवा है, या फिर तमिलनाडु है, या फिर हिमाचल प्रदेश है? तो मित्रों सबसे अधिक साक्षर राज्य की जब बात होती है तो 2011 से ही केरल है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24
प्रश्न संख्या 24 कह रहा है मित्रों कि भारत का कौन सा राज्य न्यूनतम साक्षरता दर वाला है। भैया सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? झारखंड है या उड़ीसा है या फिर बिहार है या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो मित्रों अगर हम इसमें बात करें तो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। सबसे अधिक केरल, सबसे कम बिहार। जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक बिहार, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 25 और 25 से पहले मित्रों एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से क्लास को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इसे आप लोग शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों के पास में। और देखते हैं 25वां प्रश्न क्या कह रहा है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 से 21 तक अनुमानतः लगभग कितना रही है? क्या 10% है या फिर 12% है या 15% है या फिर 18% है? कुल कितने प्रतिशत रही है मित्रों? तो ये लगभग अनुमानतः 12% रही है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है मित्रों कि भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है मित्रों? उत्तर प्रदेश है या फिर महाराष्ट्र है या फिर तमिलनाडु है या पश्चिम बंगाल है? तो मित्रों जब सबसे अधिक शहरी जनसंख्या की बात आएगी तो ये आपका महाराष्ट्र होगा, और अगर सबसे अधिक जनसंख्या की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश होगा। आपका बी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है मित्रों कि भारत की जनसंख्या में निर्भरता अनुपात यानी डिपेंडेंसी रेशियो का क्या अर्थ है? निर्भरता अनुपात का क्या अर्थ है मित्रों? कामकाजी आबादी और गैर कामकाजी आबादी का अनुपात है, यानी कि काम करने वाले और ना काम करने वाले, या फिर ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात है, या साक्षर और निरक्षर जनसंख्या का अनुपात है, या पुरुष और महिला का अनुपात है? तो मित्रों जो निर्भरता अनुपात है इसका मतलब है कामकाजी आबादी और गैर कामकाजी आबादी। मतलब भाई काम करने वाली कितनी आबादी है और उसके ऊपर निर्भर आबादी कितनी है। तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है मित्रों कि जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड किससे संबंधित है? जो जनसांख्यिकीय लाभांश है ये किससे संबंधित है मित्रों? जो कि 2010 से 2040 तक का लिया गया है। क्या ये वृद्ध आबादी की वृद्धि है, या युवाओं की कार्यशील आबादी की बात हो रही है, या प्रवासियों की संख्या की बात हो रही है, या मृत्यु दर की वृद्धि की बात हो रही है? तो मित्रों अगर हम लोग प्रश्न संख्या 28 की बात करें तो युवाओं की कार्यशील आबादी के बारे में बात हो रही है कि युवाओं की कार्यशील आबादी कितनी है, वही जनसांख्यिकीय लाभांश कहलाता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है मित्रों कि पुश फैक्टर प्रवास का उदाहरण है। जो पुश फैक्टर है उसमें प्रवास का कौन सा उदाहरण है मित्रों? रोजगार की अधिकता है, या फिर जलवायु की अनुकूलता है, या गरीबी और बेरोजगारी है, या बेहतर शिक्षा की सुविधा है? तो मित्रों अगर रोजगार की अधिकता होगी यानी हर किसी को रोजगार मिल रहा होगा तो कोई बाहर क्यों जाएगा प्रवास करने? अर्थात ये नहीं हो सकता। और अगर मान लीजिए रोजगार भी मिल रहा है या नहीं भी मिल रहा है, जलवायु अनुकूल है, तब भी नहीं जाएगा व्यक्ति। और अगर बेहतर शिक्षा की सुविधा मिल रही है तो कोई पढ़ने के लिए भी प्रवास नहीं करेगा। तो अब बचा क्या? गरीबी और बेरोजगारी। जब गरीबी और बेरोजगारी बहुत अधिक होगी तो लोग कमाई के लिए, अपने रोजगार के लिए बाहर भगेंगे, और इसे ही क्या कहते हैं? पुश फैक्टर प्रवास का एक ये उदाहरण है। तो सी वाला विकल्प मित्रों सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करता है? ये 2011 जनगणना के अनुसार बताना है मित्रों कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में है। 21% या 31% या 41% या फिर 51%? तो मित्रों इसमें अगर हम देखेंगे तो 31% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? शहरों में। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है मित्रों कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। कौन सा देश है मित्रों? चीन है, या फिर भारत है, या फिर बांग्लादेश है, या फिर जापान है? तो मित्रों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश की जब बात आएगी तो उसमें बांग्लादेश होगा। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 32 कह रहा है मित्रों कि भारत में बेबी डूम की अवधि किस दशक में देखी गई। बेबी डूम की अवधि कौन से दशक में। अच्छा, बेबी डूम है क्या मित्रों, जो बच्चों जन्म मृत्यु दर कह सकते हैं, यानी कि बच्चे का बाल मृत्यु दर सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर रहा है, वो कौन से दशक में रहा है। 1940 में या 50 में, 40 से 50, 1951 से 61, या फिर 1961 से 71, या 1971 से 1981। तो मित्रों ये कब रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा रहा है 1961 से 1971 में। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है मित्रों कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन का तीसरा चरण यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेज थर्ड किसकी विशेषता है। यानी तीसरा चरण जनसांख्यिकीय परिवर्तन का तीसरा चरण किस चीज़ की विशेषता है। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, या फिर उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर, या फिर घटती जन्म दर और घटती मृत्यु दर, या फिर स्थिर जनसंख्या वृद्धि। तो मित्रों उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर ये तीसरा परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि बेहतर नहीं है। और अगर जन्म दर उच्च हो जाएगा और मृत्यु दर निम्न हो जाएगा तो जनसंख्या का दबाव यानी जनसंख्या घनत्व में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी और सारे सरकारी तंत्र या योजनाएं विफल होने लगेंगी। घटती जन्म दर भी होनी चाहिए और घटती मृत्यु दर भी होनी चाहिए, ये बेहतर होगा। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है मित्रों कि भारत का वह राज्य जहां सबसे अधिक प्रवासी यानी इन माइग्रेशन आते हैं, यानी आने वालों की बात हो रही है, जाने वालों की बात नहीं हो रही है। तो कहाँ है मित्रों, दिल्ली है, या महाराष्ट्र है, या पंजाब है, या फिर गुजरात है। तो मित्रों इसमें आपका दिल्ली सही उत्तर हो जाएगा। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है मित्रों कि शहरीकरण का स्तर यानी लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन कैसे मापा जाता है। शहरीकरण का स्तर कैसे मापा जाता है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात, या कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात, या फिर रोजगार और शिक्षा का अनुपात, या फिर जनसंख्या वृद्धि दर कैसे मापा जाता है मित्रों। तो शहरीकरण का स्तर जो होता है ये मापा जाता है कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है, और इसी आधार पर इसका मापन किया जाता है। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है मित्रों कि प्रवास का ब्रेन ड्रेन किससे संबंधित है। प्रवास का ब्रेन ड्रेन क्या श्रमिक वर्ग के पलायन से संबंधित है, या वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और इंजीनियरों का पलायन है, या फिर किसानों का पलायन है, या फिर मजदूर वर्ग का पलायन है। तो मित्रों ब्रेन मतलब होता है दिमाग और ड्रेन मतलब होता है सूखा। तो क्या ब्रेन ड्रेन अर्थात जो बुद्धिमान वर्ग है यानी वैज्ञानिक, डॉक्टर और इंजीनियर, इनका जब पलायन होने लगता है तो इसे ब्रेन ड्रेन थ्योरी कहते हैं। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 तक का हो चुका है मित्रों, और अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए ज़ोरदार तरीके से, और इसे आप शेयर भी कर दीजिए। और प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। भारत की किस जनगणना में पहली बार प्रवास यानी माइग्रेशन का उल्लेख किया गया। कौन सी जनसंख्या में हुआ है मित्रों। 1901 में, या 1911 में, या 1921 में, या फिर 1931 में। कब हुआ है मित्रों। तो अगर हम इसमें बात करें तो ये 1931 में सबसे पहले बार प्रवास शब्द का प्रयोग किया गया है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है मित्रों कि पुल फैक्टर प्रवास का प्रमुख कारण है। देखिए एक तो अभी हमने लोगों ने देखा था पुश फैक्टर, तो पुश फैक्टर में मजबूर करता था, और पुल फैक्टर में क्या होता है मित्रों, क्या बेरोजगारी बढ़ेगी तब लोग हमारे यहाँ आएंगे। पुल फैक्टर मतलब अपनी तरफ आकर्षित करना, खींचना। या फिर गरीबी बढ़ेगी तब लोग हमारे यहाँ आएंगे, या बेहतर शिक्षा एवं रोजगार अवसर होगा तब हमारे यहाँ आएंगे, या भुखमरी होगी तब हमारे यहाँ आएंगे। तो मित्रों जब बेहतर शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था होगी तब लोग हमारे यहाँ रोजगार के मतलब इसके लिए प्रवास में आएंगे। तो सी वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है
कि ओवर पॉपुलेशन की स्थिति तब होती है जब, ओवर पॉपुलेशन की स्थिति कब होती है? जब संसाधनों से अधिक जनसंख्या होती है, या संसाधनों से कम जनसंख्या होती है, या संसाधनों और जनसंख्या का संतुलन होता है, या प्रवास अधिक होता है। तो मित्रों इसमें क्या होगा कि जब हमारे यहाँ मान लीजिए संसाधन कम है और जनसंख्या अधिक होगी तो इसे ही क्या कहते हैं? ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 40 कह रहा है मित्रों कि भारत में प्रवासी श्रमिकों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य से बाहर जाती है? यहाँ पर श्रमिक की बात हुई है। कहाँ से सबसे ज़्यादा जाएगी मित्रों? बिहार से, या फिर उत्तर प्रदेश से, या फिर ओडिशा से, या फिर झारखंड से। तो मित्रों जहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है वहीं पर रोजगार की कमी भी सबसे कम है, सबसे अधिक है। और जब रोजगार की कमी सबसे अधिक है अर्थात उत्तर प्रदेश, तो इन्हें प्रवास करना पड़ेगा। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41, प्रश्न संख्या 41 कह रहा है मित्रों कि भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। सबसे घनी आबादी वाला क्या है? पश्चिम बंगाल है, या बिहार है, या फिर उत्तर प्रदेश है, या फिर केरल है। तो मित्रों सबसे घनी आबादी की बात हो रही है अर्थात जनसंख्या घनत्व अधिक होना चाहिए, और ये है बिहार में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, प्रश्न संख्या 42 कह रहा है मित्रों कि नेट माइग्रेशन का अर्थ है। नेट माइग्रेशन क्या है? बाहर जाने वाले प्रवासियों की संख्या, या आने वाले प्रवासियों की संख्या, या आने और जाने वाले प्रवासियों का अंतर, या फिर कुल जनसंख्या वृद्धि। तो मित्रों हमारे यहाँ कितने प्रवासी आए हैं और हमारे यहाँ से कितने प्रवासी गए हैं, इसका जो अंतर है वही नेट माइग्रेशन कहलाता है। यानी कि सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है मित्रों कि प्रवास का कौन सा प्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है? क्या राज्य से राज्य में है, या गांव से शहर है, या देश से दूसरे देश है, या शहर से गांव है? तो मित्रों यहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की बात हो रही है। मतलब एक देश से जब दूसरे देश में कोई जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो उसे अंतर्राज्यीय कहते हैं मित्रों। जबकि यहाँ हमसे अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया है, इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44, प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भेजने वाला देश है। कौन सा देश है? भारत है, या पाकिस्तान है, या चीन है, या मेक्सिको है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भेजने की बात हो रही है मित्रों, और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भेजता है भारत। इसलिए आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, प्रश्न संख्या 45 कह रहा है मित्रों कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? जनसांख्यिकीय परिवर्तन की बात हो रही है मित्रों। क्या इसमें माल्थस ने दिया था, या वारेन थॉम्पसन ने दिया था, या फिर डार्विन ने दिया था, या अर्नेस्ट जॉर्ज ने दिया था? तो मित्रों जनसांख्यिकीय परिवर्तन का जो सिद्धांत था इसे सबसे पहले वारेन थॉम्पसन ने दिया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, प्रश्न संख्या 46 कह रहा है मित्रों कि भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश कब तक रहेगा? कब तक रहेगा जनसांख्यिकीय लाभांश मित्रों? क्या 2030 तक, या 2040 तक, या फिर 2055 तक, या 2065 तक? जनसांख्यिकीय लाभांश की बात हो रही है मित्रों, और ये 2055 तक रहेगा। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, प्रश्न संख्या 47 कह रहा है मित्रों कि युवा पलायन अर्थात यूथ माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। युवा क्यों पलायन करता है, क्यों यहाँ से प्रवास कर जाता है? कृषि के कारण, या रोजगार और शिक्षा के कारण, या फिर विवाह के कारण, या गरीबी के कारण? तो मित्रों जो युवा जब पलायन करता है तो वो रोजगार और शिक्षा के कारण पलायन करता है। अगर उसको रोजगार नहीं मिलता है तब भी, और अगर उसे शिक्षा के अवसर नहीं मिलते हैं तब भी। तो यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, प्रश्न संख्या 48 कह रहा है मित्रों कि जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी
कैसे निकाला जाता है? कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल को भाग करते हैं जनसंख्या से, या जनसंख्या को भाग करते हैं क्षेत्रफल से, या फिर जन्म दर को भाग करते हैं मृत्यु दर से, या जनसंख्या को भाग करते हैं संसाधन से। तो मित्रों, जब हमें जनसंख्या घनत्व निकालना होगा तो जनसंख्या को भाग किया जाएगा क्षेत्रफल से और जनसंख्या घनत्व निकल करके आ जाएगा। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है मित्रों कि भारत की किस जनगणना को जनसंख्या विस्फोट की संज्ञा दी गई? क्या 1911 या 1921 या 1951 या फिर 1971? तो मित्रों, भारत में जो 1951 की जनगणना हुई इसे क्या कहा गया? जनसंख्या विस्फोट कहा गया। जबकि विश्व में 1921 वाले जनसंख्या को ही जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया गया है। तो ध्यान रखना, भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो 1951 और विश्व के संदर्भ में पूछा जाए तो 1921। अब हम लोग चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे अधिक शहरीकृत महाद्वीप की बात हो रही है मित्रों। कौन से महाद्वीप में सबसे अधिक शहरीकृत जनसंख्या है? एशिया में, या फिर यूरोप में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में, या फिर दक्षिणी अमेरिका में? तो मित्रों, सबसे अधिक शहरी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने 50 प्रश्नों का मैराथन क्लास देखा है एक। और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली क्लास से आप लोगों को पूरा मैराथन विषय वाइज दिए जाएंगे कल से। तो आप लोग उस मैराथन की तैयारी के लिए मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर भी करें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसके बाद में आपको कौन सा टॉपिक दिया जाए, या कोई सुझाव है तो उसे भी बताएं। प्रश्न कैसे रहे, आप लोगों के कुल कितने उत्तर सही गए, इन सबको ज़रूर बताइए मित्रों। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।